जादुई लहंगा घर और पर्स का जादू। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत जिसका नाम बिमला था, वह अपनी बेटी रूपा के साथ रहती थी। बिमला के पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बिमला के कंधों पर आ गई। बिमला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही मेहनती थी। वह दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और घर आकर अपने पुराने सिलाई मशीन से कपड़े सिला करती थी। इसी सब से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। बिमला ने अपनी बेटी रूपा को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रूपा बड़ी हो चुकी थी और सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस स्कूल की ज्यादातर लड़कियां अमीर थी। उन लड़कियों को देखकर रूपा को बहुत ही जलन होती थी। रूपा उन लड़कियों के पास जो भी सामान देखती, उसी चीज की जिद वह घर आकर अपनी माँ से किया करती थी। एक दिन की बात है, रूपा स्कूल से घर आकर अपनी माँ बिमला से बोलती है, माँ मुझे भी सुंदर सी घड़ी चाहिए। घड़ी? हाँ माँ, कक्षा में सभी लड़कियाँ सुंदर सुंदर घड़ी पहन कर आती है, मुझे भी एक सुंदर सी घड़ी दिला दो ना माँ। अच्छा ठीक है बेटी, मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, तुम उन्हीं पैसों से अपने लिए एक घड़ी खरीद लेना। इतना बोलकर फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई बिमला ने गुल्लक तोड़कर रूपा को घड़ी खरीदने के लिए पैसे दिए। रूपा उन पैसों को लेकर खुशी खुशी घड़ी खरीदने मार्केट में चली गई और अपने लिए एक सुंदर सी महंगी घड़ी खरीदी। फिर अगली सुबह रूपा नई घड़ी पहनकर जब स्कूल पहुंची, तब कक्षा की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे जरा देखो इस गरीब महारानी को, आज तो घड़ी पहन कर आई है, अभी सरी सी घटिया घड़ी, इस घड़ी को पहनकर तू हमें टक्कर देने चली है। हाँ, अरे वाह रूपा, एक बात तो बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए घड़ी खरीदने के लिए, या फिर तेरी गरीब माँ कहीं से मांग कर लाई है? ऐसे ही एक एक करके सभी लड़कियों ने रूपा का खूब मजाक उड़ाया। उन सब की बातें सुन रूपा गुस्से से बोली, तुम सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी? यह घड़ी मैं खरीद कर लाई हूँ और इसके पैसे मुझे माँ ने दिए थे। अपनी गरीब माँ से कहकर अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा और सैंडल भी खरीद ले। अगले ही हफ्ते नया साल आने वाला है और नए साल की खुशी में स्कूल में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, और इस पार्टी में तू फटी हुई ड्रेस और टूटी हुई चप्पल पहनकर मत आ जाना। वरना हम सब तुझे न्यू ईयर की पार्टी में कदम तक रखने नहीं देंगे। ठीक है, अब तुम सब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम लोगों को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है ना? देखना, तुम्हारा घमंड मैं तोड़ कर रहूंगी और न्यू ईयर की पार्टी में सबसे सुंदर लहंगा और सैंडल मैं ही पहन कर आऊंगी, देख लेना। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद रूपा गुस्से से घर लौटी। अपनी बेटी का उतरा हुआ मुंह देखकर बिमला उससे बोली, रूपा बेटी, क्या बात है, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या स्कूल में किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? माँ, दरअसल अगले हफ्ते स्कूल में न्यू ईयर की पार्टी है। माँ, बस तुम मुझे एक लहंगा और सैंडल दिला दो। आज स्कूल में सभी लड़कियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया, मैं उन्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ माँ, और मैं इस न्यू ईयर की पार्टी में उन सभी लड़कियों से सुंदर दिखना चाहती हूँ। रूपा की बात को सुनकर बिमला अपनी बेटी से बोलती है, बेटी, हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों की चीजों को देखकर जिद करना छोड़ दो बेटी, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन माँ, आपने मुझे इतने सालों में दिया ही क्या है? छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे तरसना पड़ता है। फटे पुराने कपड़े और टूटी हुई चप्पल में मैं हमेशा खुश रहूं? आखिर कब तक माँ? इतना बोलकर रूपा गुस्से से घर के आंगन में बैठ गई। यह देखकर बिमला बहुत दुखी हुई, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो अपनी बेटी को नया लहंगा और सैंडल दिला सके। फिर कुछ देर सोचकर बिमला अपनी बेटी से बोली, बेटी दुखी मत हो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं नए साल से पहले ही तुम्हें नया लहंगा और सैंडल दिला दूंगी।
चलो अब जल्दी से हंसकर दिखाओ। यह सुनकर रूपा बहुत ही खुश हो जाती है। क्या सच में माँ? पर इतने सारे पैसे अब कहाँ से लाओगी माँ? बेटी पैसों की चिंता तू मत करो। चल अब जल्दी से खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। मैं तब तक कपड़े सिल लेती हूँ, मुझे 1 हफ्ते से पहले ही उन्हें सिलकर तैयार करना है। इतना बोलकर बिमला मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है। कपड़े सिलते सिलते रात हो जाती है, लेकिन बिमला लगातार कपड़े सिलते ही जा रही थी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। ऐसे ही 6 दिन लगातार बिमला बिना आराम किए दिन रात काम करती रही, ताकि वह अपनी बेटी के लिए लहंगा और सैंडल खरीद सके। दिन रात लगातार काम करने की वजह से बिमला की तबीयत खराब हो गई, लेकिन वह बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे कपड़े सिलकर इस बार ज्यादा पैसे मिले थे। पैसे जुट जाने के बाद बिमला अपनी बेटी को पैसे देते हुए बोली, रूपा बेटी ये लो पैसे, बेटा जाओ और अपने लिए सुंदर सा लहंगा और सैंडल खरीद लो। माँ आप सच में बहुत ही अच्छी हो। मुझे पता है माँ, आपने मेरे इस लहंगा और सैंडल के लिए दिन रात एक की है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो माँ। यह कहते हुए रूपा ने अपने माँ को गले से लगा लिया। उसके बाद माँ से पैसे लेकर रूपा बाजार चली गई। रूपा के घर से बाजार के बीच एक सुनसान रास्ता था। रूपा जब उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक बदमाश उसके सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग गया। यह देखकर रूपा जोर जोर से रोने लगी। चोर चोर, कोई पकड़ो इसे। अब मैं न्यू ईयर की पार्टी में क्या पहनकर जाऊंगी? अब फिर से सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाएगी। माँ ने बहुत ही मुश्किल से दिन रात काम करके मेरे लिए पैसे जोड़े थे। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? यह कहते हुए रूपा रोने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। यह देखकर रूपा अपने आंसू पोंछते हुए उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। क्या हुआ अम्मा, आप बड़ी परेशान लग रही हो? बेटी क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकती हो? दरअसल मेरे पैरों में चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, पर आपका घर कहाँ है? वहाँ ऊपर बादलों में। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? आपका घर बादलों में? हाँ बेटी, क्योंकि मैं एक परी हूँ और मुझे धोखे से एक जादूगरनी ने बुढ़िया बना दिया है। अगर शाम होने से पहले मैं अपने जादुई लहंगा और पर्स के घर में नहीं पहुँची, तो मैं वापस परी कभी नहीं बन पाऊंगी और ना ही अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर पाऊंगी। परी अम्मा, शाम तो होने वाली है, पर मैं आपके घर तक कैसे ले जाऊंगी? मेरे पास तो कोई पंख भी नहीं है और ना ही कोई जादुई शक्तियाँ हैं। रूपा बेटी, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है। उस तालाब के पीछे जादुई सीढ़ियाँ हैं जो बादलों की ओर जाती है। बस तुम मुझे जल्दी से किसी तरह मुझे मेरे घर तक ले चलो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बेटी। ठीक है अम्मा। इतना कहकर रूपा उस बूढ़ी अम्मा को एक ठेले पर बिठाकर उन्हें लेकर फौरन उस तालाब के पास पहुंची, जहां वो जादुई सीढ़ियां थी। फिर रूपा और सीढ़ियों पर चढ़कर बड़ी ही मुश्किलों से उस बूढ़ी अम्मा को बादलों के पास ले गई। बादलों के पास पहुंचते ही रूपा को वह जादुई लहंगा और पर्स का घर दिखाई दिया। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने शाम होने से पहले मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। यह कहकर उस बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही जादुई लहंगे और पर्स के घर में कदम रखा, वह एक सुंदर परी में बदल गई। उसके बाद वह परी जादुई पर्स के घर में गई। वहां जाते ही उस परी की सारी शक्तियां उसे वापस मिल गई। फिर परी खुश होते हुए रूपा से बोली, सच में रूपा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने आज मेरी मदद करके
मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पर रूपा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? रूपा ने उदास होते हुए परी को अपनी सारी बात बताई। सारी बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई। तभी वहाँ चमचमाता हुआ एक लहंगा प्रकट हो गया। यह लो रूपा, यह जादुई लहंगा और सैंडल है। तुमने मेरी मदद की और यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। यह जादुई लहंगा तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, कभी जादुई लहंगा और सैंडल का लालच में आकर इसका गलत फायदा मत उठाना, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जादुई लहंगा और सैंडल पाकर रूपा बहुत ही खुश होती है। वह परी का धन्यवाद कर उन सीढ़ियों के रास्ते वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर रूपा अपनी माँ को सारी बात बताती है। यह सब सुनकर बिमला बोलती है, बेटी, यह जादुई लहंगा और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। तुम इसे पहनकर बिल्कुल परी लगोगी। हाँ माँ, देखना, इस न्यू ईयर की पार्टी में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। उसके बाद अगली सुबह रूपा जादुई लहंगा और सैंडल को पहनकर अपने स्कूल के न्यू ईयर की पार्टी में चली जाती है। रूपा का इतना सुंदर लहंगा और सैंडल को देखकर स्कूल की सभी लड़कियां बोलती है, अरे वाह रूपा, तुम्हारा लहंगा और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। हमने इतना सुंदर लहंगा और सैंडल किसी भी मार्केट में नहीं देखा। आखिर तुमने इसे कहाँ से खरीदा है? हाँ रूपा, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम राजकुमारी की तरह। जो लड़कियां कल तक रूपा की गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रूपा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। यह नया साल रूपा के लिए बहुत ही खास था। पार्टी खत्म हो जाने के बाद रूपा जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर रोते हुए रूपा अपनी माँ से बोली, माँ, आपकी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। अरे पगली, यह तुम क्या कर रही हो? मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, बिना दवाई के आप कैसे ठीक हो जाओगी? घर पर तो दवाई लाने तक के पैसे नहीं है माँ। तभी रूपा को परी की बात याद आती है और फिर वह अपने जादुई लहंगा और सैंडल से बोलती है, हे जादुई लहंगा और सैंडल, मुझे मेरी माँ की दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। रूपा के इतना कहते ही उन लहंगे और सैंडल में से रुपयों की बारिश होने लगती है। यह देखकर रूपा हक्की बक्की रह जाती है। फिर थोड़े से पैसे लेकर रूपा माँ के लिए दवाई ले आती है। माँ को दवाई देने के बाद रूपा मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये जादुई लहंगा और सैंडल ने तो मेरी इच्छा मिनटों में पूरी कर दी। अब मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। हे जादुई लहंगा और सैंडल, मेरा टूटा फूटा सा घर एक सुंदर बंगले में बदल दो। रूपा के इतना कहते ही उसका टूटा फूटा घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। उस बंगले में उसके ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद थी। यह देखकर रूपा खुशी से झूमते हुए बोली, अब मेरे पास भी हर चीज होगी जिसके लिए मैं बचपन से तरसती आई हूँ। अब देखती हूँ कौन मुझे नीचा दिखाता है। नहीं बेटी, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। जितना मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। माँ, मैं तो बस अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती हूँ। अब आपको भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब बस आप महारानी की तरह घर में आराम कीजिए। आपको जो चाहिए आप मुझसे कह दीजिए, मैं जादुई लहंगे से मांगकर आपको वो सारी चीजें लाकर दे दूंगी। अपनी माँ के लाख समझाने के बाद भी रूपा जादुई लहंगा और सैंडल से अपने लिए ढेर सारे महंगे महंगे कपड़े, रुपये, कीमती गहने और महंगी महंगी कारें मांगती है। कुछ ही दिनों में रूपा लालच में अंधी और घमंडी हो जाती है। एक दिन एक बूढ़ी औरत रूपा के बंगले में आती है और उससे बोलती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटी। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तभी रूपा गुस्से से बोलती है, चल जा बुढ़िया, यहाँ से भाग। मेरे बंगले में कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा,
चल निकल यहाँ से। बेटी, इतना ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं। तुम्हारे पास जब सब कुछ होते हुए भी तुम मुझ गरीब को खाना देने से मना कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के देके यहाँ से भगा दूंगी। लगता है रूपा, तुम लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। रूपा, मैं वही परी हूँ जिसने तुम्हें जादुई लहंगा और सैंडल दिया था। मुझे लगा था कि तुम इसका इस्तेमाल गरीब और बेसहारा लोगों के लिए करोगी, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए किया है। इसलिए मैं अपना जादुई लहंगा और सैंडल तुमसे वापस लेने आई हूँ। यह कहते हुए वो बूढ़ी औरत परी में बदल गई और रूपा से अपना जादुई लहंगा और सैंडल लेकर वहाँ से चली गई। तभी अचानक उसका सुंदर आलीशान बंगला वापस से टूटे फूटे घर में बदल गया और उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ गायब हो गया। यह देखकर रूपा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने लालच और घमंड में आकर सब कुछ गवा दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। सब मेरी गलती है। मैं लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने सब कुछ अपने हाथों से गवा दिया। बेटी, रो मत। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैं इसी से बहुत ही खुश हूँ। माँ, तुमने सही कहा था माँ। हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी माँ। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहूँगी। यह कहते हुए रूपा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उस दिन के बाद से रूपा बिना लालच के अपने माँ के साथ मेहनत करके प्यार से रहने लगी। ये कहानी है सुमन नाम की एक लड़की की। सुमन एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। वो अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी और सुमन के पिता कमलेश मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे और वहीं सुमन की माँ कमला भी लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। लेकिन उससे भी वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं खिला पा रही थी और इन सब की चिंता में कमला धीरे धीरे बीमार पड़ने लग जाती है और एक दिन इस बीमारी की वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है और अब घर की सारी जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर आ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मजदूरी करते समय कमलेश का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है और उसका पूरा परिवार टूट जाता है, क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसके पिता ही थे कमाने वाले। लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद सुमन को ही अब सब कुछ संभालना था। इसलिए सुमन अपना घर चलाने के लिए अपने घर में ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलती है, क्योंकि सुमन को ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता था। तभी एक दिन नंदिनी नाम की एक लड़की उसके ब्यूटी पार्लर में आती है। अरे, क्या कोई अंदर है? अरे नंदिनी, आओ ना, कहो क्या काम है? अरे, मैंने सुना है तुमने अपने घर में एक ब्यूटी पार्लर खोला है। हाँ, तुमने सही सुना है। अब अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही था ना। अरे ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इतने छोटे से ब्यूटी पार्लर में आएगा कौन? और यहाँ पर तो एसी भी नहीं लगी है, तो कोई कैसे अपना मेकअप यहाँ पर करवाएगा? गर्मी की वजह से तो उसका सारा मेकअप ही खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं तो बस देखने आई थी, अब मैं चलती हूँ। नंदिनी की बातें सुमन को सोचने पर मजबूर कर देती है और एक दिन जब सुमन मार्केट से आ रही होती है तो उसकी नजर एक बड़े से ब्यूटी पार्लर की दुकान पर पड़ती है, जिसमें बड़े बड़े एसी और कई ब्रांडेड मेकअप के सामान रखे हुए थे। अगर मैं भी इतने ब्रांडेड और महंगे महंगे मेकअप के सामान इस्तेमाल करूं, तो फिर मेरे भी ब्यूटी पार्लर में कस्टमर आने लगेंगे। उसके बाद सुमन बचाए हुए कुछ पैसों से महंगे और ब्रांडेड मेकअप के सामान खरीदकर घर ले आती है, लेकिन उसके घर में गर्मी की वजह से उसका आधा मेकअप का सामान खराब हो जाता है और ये देखकर सुमन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। मैंने इतनी मुश्किल से ये मेकअप का सामान खरीदा था कि मेरी भी ब्यूटी पार्लर की दुकान चलने लगेगी, लेकिन अब तो ये भी खराब हो गया। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब मैं अपने छोटे भाई बहनों को क्या खिलाऊंगी? कैसे अपनी माँ की दवाइयाँ लाऊंगी? उसी समय उसके घर का मकान मालिक महेंद्र आता है
और कहता है, अरे ओ सुमन, कितने दिन हो गए तुझसे घर का किराया मांगते मांगते, इसलिए आज मैं खुद ही आ गया। चलो जल्दी से अब घर का किराया दो। महेंद्र काका, मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए, मैं जल्दी आपका किराया दे दूंगी। अरे और कितनी मोहलत दूं? इतने दिनों से तो मोहलत ही दे रखी थी, लेकिन अब नहीं, मुझे मेरा किराया दो वरना ये घर खाली करो। काका, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे बस 2 दिन का और समय दे दीजिए। मैं कल ही काम ढूंढने जाऊंगी और जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं आपको आपका किराया लाकर दे दूंगी। अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 दिन की और मोहलत दे रहा हूँ। उसके बाद अगर तुम लोगों ने किराया नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। इतना कहकर महेंद्र वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर सुमन की माँ की तबीयत और भी खराब होने लगती है। माँ, ये लो खाना खा लो। अरे बेटी, तू अकेले ये सब कैसे संभालेगी? मैं भी तो तेरी कोई मदद नहीं कर पा रही। इससे अच्छा तो भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। खाम खा तेरे ऊपर बोझ बन गई हूँ। माँ, आप ऐसा मत कहिए, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम लोग माँ का ध्यान रखना, मैं काम की तलाश में बाहर जा रही हूँ। उसके बाद सुमन अपना बैग उठाकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है और कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है और उसे देखकर सुमन उसके पास जाती है और कहती है, अरे अम्मा, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? लगता है इन्हें चक्कर आ गया है। तभी सुमन अपने बैग में से पानी की बोतल बाहर निकालती है और उस बूढ़ी औरत के मुंह पर कुछ छींटे मारती है और उन्हें पानी पिलाती है और पानी पीते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी छोटी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर सुमन हैरान हो जाती है। हैरान मत हो सुमन, मैं परी लोग की एक छोटी सी परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये नाटक किया था। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद सुमन रोते हुए अपनी सारी परेशानी उस परी को बताती है और वो परी कहती है, तुम चिंता मत करो सुमन, अब तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये लो, ये जादुई मेकअप का सामान है, इसे तुम अपने घर पर जैसे ही ले जाओगी तुम्हारा घर भी एक जादुई ब्यूटी पार्लर में बदल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सुमन वो मेकअप का सामान लेकर अपने घर आ जाती है और जैसे ही वो मेकअप का सामान टेबल पर रखती है उसी समय उसका घर एक सुंदर जादुई ब्यूटी पार्लर में बदल जाता है और वहाँ पर बहुत सारे महंगे महंगे ब्रांडेड मेकअप के सामान आ जाते हैं जो उस ब्यूटी पार्लर की शोभा बढ़ाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई ब्यूटी पार्लर है। अब तो मेरी भी ब्यूटी पार्लर में खूब सारे कस्टमर आएंगे। उसके बाद सुमन के घर के पास से जो भी गुजरता तो वो उसकी ब्यूटी पार्लर को देखकर हैरान हो जाता और उसके ब्यूटी पार्लर में जाए बिना नहीं रह पाता। और इसी तरह रोज कई सारे कस्टमर सुमन के ब्यूटी पार्लर में आने लगते हैं। तभी एक दिन अंजलि और पायल नाम की 2 लड़कियां उसके ब्यूटी पार्लर में आती है। ओह माय गॉड, ये पार्लर तो अंदर से बहुत ही सुंदर है और उसमें रखे सारे मेकअप के सामान भी कितने ब्रांडेड लग रहे हैं। सुनो, ये मेरी दोस्त अंजलि है और 2 दिन बाद इसकी शादी है, तो तुम मेरा और मेरी फ्रेंड का अच्छे से फेशियल कर दो और 2 दिन बाद तुम मेरी फ्रेंड का अच्छे से ब्राइडल मेकअप कर देना। ठीक है मैम, आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। उसके बाद सुमन उन दोनों का फेशियल करती है और 2 दिन बाद दोनों सहेलियां जब वापस आती हैं तो सुमन उन दोनों का बहुत ही सुंदर सा मेकअप करती है और अपना ब्राइडल मेकअप देखकर अंजलि उसकी बहुत तारीफ करती है। ओह वाओ, तुमने तो मेरा पूरा चेहरा ही बदल दिया। कितना सुंदर मेकअप किया है तुमने मेरा। सच में तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। हाँ सुमन, आई लव दिस मेकअप। मुझे तो तुम्हारे मेकअप करने का स्टाइल बहुत पसंद आया। आज के बाद हमारे घर पर कोई भी फंक्शन होगा तो हम तुमसे ही अपना मेकअप करवाएंगे। और ऐसे ही सुमन का ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छे से चलने लगता है और अब दूर दूर से लोग सुमन से अपना मेकअप करवाने आया करते थे और इससे सुमन की अच्छी कमाई होने लग जाती है और वो अपनी माँ का बहुत अच्छे से इलाज करवाती है और अपने दोनों भाई बहनों का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा देती है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद
सुमन की माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो कहती है, मेरी बच्ची, तूने इन कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ आएंगी, क्योंकि मैंने तेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में तय कर दी है, जहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके कुछ दिनों बाद सुमन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और शादी वाले दिन सुमन आंखों में आंसू लिए अपने जादुई ब्यूटी पार्लर से कहती है, हे मेरे जादुई ब्यूटी पार्लर, आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है और आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी एक दुल्हन के रूप में तैयार करो। उसी समय उस जादुई ब्यूटी पार्लर में एक रोशनी होती है और सुमन एक सुंदर सी ब्राइडल के रूप में तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में सुमन की धूमधाम से शादी होती है और सब लोगों की नजरें सुमन के चेहरे पर होती है, क्योंकि सुमन उस समय चांद की तरह चमक रही होती है। और ऐसे ही कुछ देर में सुमन की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और अब उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफें नहीं होती। जादुई 3 लाल लहंगे का जादू। बीरपुर गांव में यशोदा अपनी बेटी स्वीटी के साथ रहती थी। यशोदा अपनी बेटी स्वीटी से बहुत प्यार करती थी। स्वीटी के पिता के गुजर जाने के बाद यशोदा ने कभी स्वीटी को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो स्वीटी की हर ख्वाहिशें पूरी करती। यशोदा ने स्वीटी का दाखिला भी गांव से दूर शहर के महंगे और अच्छे स्कूल में करवाया था। यशोदा एक दर्जी थी। सिलाई ही उसके कमाई का एकमात्र जरिया था, जिससे वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की हमेशा कोशिश करती थी। एक बार संडे की छुट्टी पर स्वीटी घर आई थी। माँ, अगले महीने से मेरा एग्जाम है, तो अब मैं वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूँगी। अब एग्जाम के बाद ही घर आऊँगी। आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरे कपड़े भी पुराने हो चुके हैं, तो कुछ पैसे कपड़े के लिए भी भेज देना। चिंता मत करो स्वीटी बेटी, मैं भिजवा दूंगी। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। ज्योति के चले जाने के बाद यशोदा अपने सिलाई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 1 महीने से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन स्वीटी इस बार अपनी माँ से मिलने घर नहीं आई। यशोदा को ज्योति की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने शहर उसके कॉलेज में चली जाती है, जहाँ देखती है स्वीटी अपनी दोस्तों के साथ पार्क में बैठी थी। अपनी माँ को अपने पास आते देख वो जल्दी से उठकर अपने माँ के पास आकर बोली, माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? जल्दी से यहाँ से बाहर चलो। मैं आपसे यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकती। पर क्यों बेटा? मैं भी तो देखूं, आखिर मेरी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है और उसके दोस्त लोग कैसे हैं? माँ, क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? आप देख रही हो यहाँ सब लोग अच्छे घर से हैं और सबके मॉम डैड अच्छे बिजनेस करते हैं। आप सबके सामने ऐसे फटे पुराने कपड़े में आ गई, फिर सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। देखो, आप बुरा मत मानो, अभी आप यहाँ से घर चली जाओ। मेरी छुट्टी होते ही मैं आपसे मिलने घर आती हूँ, आप जाओ। यह सुनकर कुंती उदास मन से घर लौट जाती है। उधर स्वीटी की फ्रेंड्स उससे पूछती है, हे राखी, ये औरत कौन थी और तुम मुझसे क्या बातें कर रही थी? वो तो दिखने में काफी गरीब लग रही थी। तुम्हारी माँ थी क्या? वो कोई नहीं थी। अरे वो औरत रास्ता भूल गई थी और गलती से इधर आ गई बेचारी, तो उसे मैं रास्ता बता रही थी। सो सैड यार, मुझे तो बहुत परेशान लग रही थी। लगता है उनके बच्चे नहीं हैं, तभी तो बेचारी अकेले इधर उधर भटक रही है। अच्छा स्वीटी, अब मैं चलती हूँ,
आज मेरी मॉम अमेरिका से मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट और ड्रेसेज लेकर आई है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय सोनिया। उधर यशोदा घर आकर अपने पति के तस्वीर के सामने खूब रोती है। देख रहे हो ना जी आपकी लाडली को, कैसे अब उसे सबके सामने माँ कहने में शर्म आ रही है। अगर आप जिंदा होते तो मुझे आज यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। उधर अगले दिन कॉलेज में सोनिया स्वीटी से कहती है, स्वीटी मेरी शादी फिक्स हो गई है और तुम सबको मेरे सारे फंक्शन अटेंड करने होंगे। क्यों नहीं, जरूर अटेंड करूंगी तुम्हारे सारे फंक्शन। आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। ठीक है, कल हल्दी है, परसों मेहंदी और फिर शादी। और मेरी सारी सहेलियों को तीनों फंक्शन में अलग अलग लहंगे पहनकर आना है। हल्दी पर पीला, मेहंदी पर हरा और फिर शादी में लाल। मंजूर है ना सबको? सभी सहेलियां हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद स्वीटी लहंगे को लेकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। घर आने के बाद स्वीटी परेशान होकर घर में इधर उधर चल रही थी। उसे देखकर उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं काफी देर से देख रही हूँ, जब से आई हो परेशान हो, क्या बात है? माँ, मेरी सहेली सोनिया की शादी है और तीनों फंक्शन में 3 अलग अलग रंग के लहंगे पहनकर जाना होगा। लेकिन 3 क्या, मेरे पास तो एक भी लहंगे नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ। मेरी माँ तो मुझे एक लहंगा तक नहीं दिला सकती। मेरे लिए ये कितनी शर्म की बात है। अपनी बेटी की इस तरह की बातें सुनकर यशोदा को बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगे बना दूंगी, बस मुझे एक दिन का समय दो। ठीक है माँ, मैं समय देती हूँ, पर मुझे कल ही लहंगा चाहिए क्योंकि सोनिया की शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। यशोदा बहुत ही दुविधा में पड़ जाती है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थी कि वह उसके लिए कपड़े लाकर खुद ही लहंगा सिल दे। वह अपने पति के तस्वीर के आगे बैठकर बोलती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए 3 अलग अलग लहंगे ले पाऊँ। मैं क्या करूँ जी, कैसे आपकी बेटी की जिद को पूरा करूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इतना बोलकर यशोदा सोचते सोचते वहीं सो जाती है। तभी उसके सपनों में उसके पति आकर बोलते हैं, यशोदा, काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई लहंगे का खेत है, तुम वहाँ से लहंगे लाकर अपनी बेटी को दे सकती हो। तभी यशोदा की आंखें खुल जाती है। वह उठते ही काली पहाड़ी की तरफ चल देती है। तभी उसे वहाँ एक लहंगों का खेत मिलता है। यशोदा लहंगों का खेत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसमें से 3 लहंगे तोड़कर अपनी बेटी स्वीटी के लिए ले जाती है। वो सारे लहंगे लाल रंग के होते हैं। स्वीटी बेटी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लहंगे लेकर आई हूँ। यह सुनकर स्वीटी बाहर आती है और देखती है तीनों लहंगे लाल कलर के हैं। देख बेटा, ये तेरा 3 लहंगे का इंतजाम हो गया। क्या माँ, जब लाना ही था तो 3 अलग अलग लहंगे लाते। ये एक जैसे लहंगे का मैं क्या करूँगी? मैंने आपसे कहा था 3 अलग अलग फंक्शन में अलग अलग कलर के लहंगे पहनने होंगे। ये सब तो लाल रंग का है, हरा और पीला कहाँ है? तभी एक चमत्कार हुआ। दूसरा लहंगा पीला और तीसरा लहंगा हरा कलर में बदल जाता है। यह देखकर यशोदा और स्वीटी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वाह माँ, ये लहंगे तो जादुई हैं। आपको ये लहंगे कहाँ से मिला?
ये लहंगे तेरे पिताजी ने जादुई खेत के द्वारा तेरे लिए भिजवाए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये लहंगे जादुई हैं। अब तू जा और लहंगे पहनकर तैयार हो जा। उसके बाद स्वीटी पीला लहंगा पहनकर सोनिया के हल्दी के रस्म में जाती है। लहंगा पहनकर स्वीटी बहुत ही सुंदर लग रही थी। फंक्शन में सबकी नजर स्वीटी पर ही थी। यह देखकर स्वीटी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वैसे ही मेहंदी वाले दिन भी स्वीटी हरा रंग का लहंगा पहनकर जाती है। अरे ये देखो, आ गई इस फंक्शन की असली जान। स्वीटी, तू तो लहंगे में एकदम अलग लग रही हो। हल्दी के फंक्शन में भी सब तुम्हें ही देख रहे थे और आज भी सब दुल्हन को छोड़ तेरे आने के इंतजार कर रहे थे। बहुत ही अच्छी लग रही हो। थैंक यू रिया। वैसे ये लहंगा तुमने कहाँ से लिया? ये लहंगा तो मेरी माँ ने मुझे दिलवाया। तभी उधर से सोनिया भी आ जाती है और स्वीटी से बोलती है, तुम बहुत ही खुश नसीब हो स्वीटी, जो तुम्हें इतनी प्यारी माँ मिली है जो तुम्हारे हर खुशी का ख्याल रखती है। लेकिन मेरी माँ को देखो, आज उसकी बेटी की शादी है, लेकिन आज भी उन्हें काम से छुट्टी नहीं है कि मेरी शादी में आ सके। उन्होंने मुझे हर चीज दी, जो मांगा सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना प्यार और समय नहीं दिया। उनकी कमी मेरी जिंदगी में हमेशा से हो रही है। बट यू आर सो लकी स्वीटी। सोनिया की यह बात सुनकर स्वीटी को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद वह अपने घर जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ आप बहुत ही अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। माँ, आपके दर्जी और गरीब होने पर मैंने हमेशा खुद को छोटा माना, लेकिन मैं तो बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास माँ की दौलत है। क्या हुआ पागल, किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? नहीं माँ, पिता के गुजर जाने के बाद भी आपने बचपन से ही हमेशा मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और बदले में मैंने क्या किया? खुद के बड़े होते ही आपको अपनी माँ कहने में भी खुद को शर्मिंदगी महसूस की। मुझे माफ कर दो माँ। अब आप कल मेरे साथ सोनिया की शादी में चलोगे? नहीं बेटी, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को। तुम इतनी सुंदर लगोगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम अकेली ही चली जाना। यह कैसी बातें कर रही हो माँ? आप मेरी माँ हो और आप मुझे हर रूप में स्वीकार हो। आपको कल मेरे साथ चलना होगा और हाँ, मैं आपको अपने सारी सहेलियों से भी मिलवाना चाहती हूँ। अगले दिन सोनिया के शादी में जाने के लिए स्वीटी लाल रंग का लहंगा पहनकर बिल्कुल तैयार थी। उसकी माँ भी साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। माँ को देखकर स्वीटी कहती है, मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे आप इन कपड़ों में भी दुनिया की सबसे सुंदर औरत लग रही हो। स्वीटी के इतना कहते ही उसकी माँ बहुत ही खूबसूरत महिला में बदल जाती है। ये देखकर यशोदा बहुत हैरान होती है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं माँ, ये हकीकत है। क्या आप भूल गई? ये लहंगा सुंदर होने के साथ जादुई भी है। हाँ हाँ, अब चलो। उसके बाद स्वीटी अपनी माँ यशोदा के साथ अपनी सहेली सोनिया की शादी में आती है और सबसे अपनी माँ को मिलवाती है। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। ये मेरी माँ है। इन्होंने ही मुझे बचपन से पाला पोसा, इस लायक बनाया और हाँ, ये सब मेरी माँ ने सिलाई करके ही की। आंटी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काश मेरी माँ भी आप जैसी होती। दिल छोटा मत करो सोनिया, मेरे लिए जैसे स्वीटी मेरी बेटी है वैसे ही तुम सब भी हो। शादी में तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और इस तरह सब खुशी खुशी सोनिया की शादी एंजॉय करते हैं।